हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रवाद क्या था। और यही राष्ट्रवाद की भावना फ्रांस से निकलकर यूरोप के बाकी के देशों में फैली और जिसका सीधा असर हुआ संसार के बाकी के देशों में, जिसमें से भारत भी एक था। अब भारत में राष्ट्रवाद की भावना कैसे फैली, इससे लोग कैसे जागरूक हुए, इस चैप्टर के अंदर हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। और इसी राष्ट्रवाद को लेकर भारतीय जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह आंदोलन कैसे शुरू किया। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। और पहला टॉपिक है हमारा पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। पहला विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 के बीच हुआ था। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि बाल्कन देश पर बाकी के जो देश थे वो कब्जा करना चाहते थे और उनके बीच में इसी कब्जे को लेकर काफ़ी लड़ाइयाँ हुई और जिसका परिणाम हुआ पहला विश्व युद्ध। और हर देश जो पावरफुल था वो अपने से कमज़ोर देश पर कब्जा कर रहा था। इसी तरीके से भारत पर ब्रिटिश शासन का कब्जा था। अब पहले विश्व युद्ध के अंदर जो है भारत ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया था, जिसका हिस्सा था इंग्लैंड, और इंग्लैंड भारत पर कब्जा था इंग्लैंड का। और इस पहले विश्व युद्ध से भारत को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध से भारतीयों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। चलिए देखते हैं वो समस्याएं क्या क्या थी। पहले विश्व युद्ध से जो है देश के अंदर नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा हो गई थी। रक्षा व्यय में भारी इजाफा हो गया था। इजाफा क्या होता है कि बढ़ गया था जो खर्चा। अब युद्ध होगा तो सेना जाएगी, उससे जो है डिफेंस जो खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है, उसमें तो वृद्धि होगी ही। और उसी खर्चे को पूरा करने के लिए इंग्लैंड ने क्या किया, ब्रिटिश शासन ने युद्ध के नाम पर कर्जे ले लिए और करों में वृद्धि कर दी गई। सीमा शुल्कों को बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किया गया। और युद्ध के कारण कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। अब जब कीमतें तेजी से बढ़ती हैं तो आम जनता को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और 1913 से 1918 के बीच जो कीमतें दोगुनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। और गांव के लोगों को जो है ज़बरदस्ती सेना में भर्ती किया जाने लगा था, जिसके कारण गांव के लोगों के अंदर जो है काफ़ी गुस्सा था। और 1918, 19, 20, 21 में देश के सारे हिस्सों में जो है फसल खराब हो चुकी थी, अकाल पड़ चुका था। अब फसल खराब होने के कारण जो है खाद्य पदार्थ थे वो कम हो चुके थे, उनका अभाव हो चुका था और उनकी कीमतें काफ़ी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। और उसी टाइम पर इन्फ्लुएंजा की महामारी फैल गई, जो कि 1920 में फैली थी। जैसे अभी जो है कोरोना की महामारी फैली हुई है, तो 100 साल पहले इन्फ्लुएंजा की महामारी फैली थी। 1921 की जनगणना के अनुसार इस महामारी के कारण जो है 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। तो इन समस्याओं का सामना किया था भारत की जनता ने। एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं। रक्षा व्यय में वृद्धि हो गई थी और करों में वृद्धि की गई थी। सीमा शुल्कों को बढ़ा दिया गया था, इनकम टैक्स शुरू कर दिया गया था और दिन प्रतिदिन जो है कीमतें बढ़ती जा रही थी, जिससे आम लोगों की जो प्रॉब्लम थी वो बढ़ती ही जा रही थी। अब अकाल भी पड़ गया, लोगों को ज़बरदस्ती भर्ती किया जाने लगा। अकाल पड़ने के कारण जो खाद्य पदार्थ थे वो कम होते चले गए। अब उसके साथ साथ एक बीमारी और महामारी और आ गई, जिससे काफ़ी लोग जो प्रभावित हुए और काफ़ी लोग मारे गए थे। और लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद जो है उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। इसी बीच एक नेता आया जिसने संघर्ष का एक नया ढंग और एक नया तरीका पेश किया, और वो नेता था महात्मा गांधी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सत्याग्रह का विचार, कि लोगों के अंदर जो है सत्याग्रह का विचार कैसे आया। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। इससे पहले जो है वो दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने एक तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहाँ की नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। यानी कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तो उस टाइम पर वहाँ पर नस्ल भेद चला हुआ था, यानी कि गोरे काले का एक भेद था, और उसको ख़त्म करने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह का सहारा लिया। और वहाँ पर जो है ये नस्ल भेदी जो थी, काला गोरे का जो भेद था वो मिटाया। और उसको मिटाने के बाद अब भारत में जो है महात्मा गांधी वापस लौट आए थे। सत्याग्रह क्या होता है? सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह, यानी कि सच जो होता है उसकी हमें पावर का पता होना चाहिए।
सत्य की खोज करनी चाहिए, उस पर जोर दिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आप सच्चे हैं और आपका जो संघर्ष है वो अन्याय के खिलाफ है, तो जो अन्याय कर रहा है उसको मुकाबला करने के लिए आपको शारीरिक बल की ज़रूरत नहीं है। आप सत्याग्रह के सत्य के आधार पर चलकर ही उससे जीत पा सकते हैं। और यही था एक सत्याग्रह का विचार। और न्याय अन्याय की लड़ाई में हमेशा जीत होती है सत्य की ही। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म जो है भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। गांधी जी का एक मूल मंत्र क्या था? सत्य और अहिंसा, यानी कि सत्य के पथ पर चलो और अहिंसा का साथ दो, हिंसा मत करो। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1916 में हुआ था चंपारण आंदोलन। ये डेट्स जो हैं आप लोगों को याद रखनी हैं कि ये कब कब हुआ था। अब चंपारण जो आंदोलन हुआ था वो बिहार के इलाके में था, जिसमें जो बागवानी व्यवस्था थी उसके किसानों के लिए संघर्ष किया था। संघर्ष को लिए प्रेरित किया उन्होंने, सत्याग्रह का विचार उनके दिमाग में डाला। 1917 में हुआ गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए आंदोलन शुरू किया था, क्योंकि उस टाइम पर जो है गुजरात की जो फसल किसानों की फसल थी वो खराब हो चुकी थी, वहाँ पर प्लेग की महामारी फैल गई थी। अब जो वहाँ के किसान अंग्रेजी शासन को लगाम नहीं दे सकते थे और वहाँ के किसान चाहते थे कि अंग्रेजी सरकार जो है उनको छूट दे कि वो कुछ टाइम में जो है लगान दे पाएँ या थोड़ा लगान दे, लेकिन अंग्रेजी सरकार नहीं मान रही थी। तो इसके खिलाफ जो है उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया सत्याग्रह का 1917 में। फिर 1918 में अहमदाबाद में जो है सूती कपड़ा जो कारखाने थे उसके मजदूरों के लिए सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने चलाया। तो ये डेट्स आप लोगों को याद रखनी है। 1916 में हुआ था चंपारण आंदोलन, 1917 में हुआ था खेड़ा आंदोलन और 1918 में हुआ था मजदूर आंदोलन अहमदाबाद में। फिर आता है हमारा रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। और किसने पारित किया था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने। ये एक कमेटी थी जिसने रोलेट एक्ट को 1919 में पास किया था। और इसको पास करने का मेन उद्देश्य क्या था कि जो विद्रोह था अंग्रेजी शासन के खिलाफ उसको दबाया जा सके। और रोलेट एक्ट के अनुसार जो है जिस भी किसी क्रांतिकारी पर या किसी भी व्यक्ति पर अगर शक हो जाता था तो उसको बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दिया जाता था 2 साल तक, जो कि गलत था। और महात्मा गांधी ने ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ जो है हिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। अवज्ञा ये वर्ड क्या होता है? जब हम किसी की आज्ञा को नहीं मानते तो उसको अवज्ञा बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों के मम्मी पापा अगर आपको कुछ काम के लिए बोल दें अगर और आप ये बोले कि मैं नहीं करूँगा, तो आप उनके ऑर्डर को जो है मानने से इनकार कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं अवज्ञा। तो महात्मा गांधी ने भी यही किया कि ऐसे कानून को हम नहीं मानेंगे और उन्होंने 6 अप्रैल को हड़ताल शुरू कर दी। और रोलेट एक्ट के विरोध में जुलूस निकाले गए, जगह जगह पर हड़तालें की गई, दुकानों को बंद कर दिया गया था। अब अंग्रेजी सरकार जो है सत्ते में आ गई, उनको लगा कि ये विद्रोह तो काफ़ी बढ़ता जा रहा है और उन्होंने उसको दबाने के लिए स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया और गांधी जी के दिल्ली में अंदर जाने के लिए पाबंदी लगा दी। अब वो जो है गांधी जी को दिल्ली जाने पर बैन लगा दिया कि अब वो जा ही नहीं सकते हैं। ये था रोलेट एक्ट। चलिए ब्रीफ में देख लेते हैं कि अगर रोलेट एक्ट पर अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको क्या लिखना है। रोलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 में। किसने पारित किया था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने। क्यों पारित किया था? ताकि वो जो है भारतीयों का विद्रोह था उसको दबा सके। और रोलेट एक्ट में था क्या कि किसी भी नागरिक को अगर शक के आधार पर बिना मुकदमा चलाए सीधा जेल में डाल दिया जाए। और इसी के खिलाफ जो है गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था और इस आंदोलन का जो है लोगों ने काफ़ी समर्थन किया। जुलूस निकाले गए, हड़तालें शुरू की गई, दुकानों को बंद कर दिया गया। अब जो अंग्रेजी सरकार थी इसको दबाने के लिए उन्होंने क्या किया था? स्थानीय नेताओं को जिन जो लोगों को जागरूक कर रहे थे उन नेताओं को जो है जेल में डाल दिया। गांधी जी को दिल्ली में नहीं घुसने दिया। और ये था रोलेट एक्ट। अब हमारा शुरू होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और वो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी।
इसके बाद जो है लोगों ने क्या किया, बैंकों, डाक खानों, रेलवे स्टेशन जो सरकारी चीज़ें थी उन पर हमला कर दिया और अंग्रेजी सरकार ने इसके बदले में मार्शल लॉ लागू कर दिया और कमान संभाली जनरल डायर ने। और जनरल डायर ने ही जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया था। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए। यानी कि हर साल 13 अप्रैल को जो है बैसाखी का एक मेला लगता था और गांव के लोग जो हैं उसमें शामिल होने के लिए वहां पर आ चुके थे। और सरकार ने क्या किया, जनरल डायर वहां पर पहुंच गया और उस मैदान से निकलने के सारे रास्तों को बंद कर दिया और सैनिक भी वहां पर थे जिनके साथ पास क्या थे, हथियार। और जाते ही उस मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्तों को बंद कर दिया गया। इसके बाद जनरल डायर ने सिपाहियों पर अंधाधुंध जो हैं गोलियां चलवा दी, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। उसी मैदान के अंदर जो है कुआं भी था, कुछ लोग कुएं के अंदर घुस गए, अंदर कूद गए, कुछ लोगों पर गोलियां चल गई, भीड़ अफरा तफरी में एक दूसरे के नीचे दबकर मर गए। आज भी उस मैदान पर गोलियों के निशान देखने को मिलते हैं। तो इतना बड़ा हत्याकांड जनरल डायर ने करवा दिया था ताकि लोगों के अंदर जो है दहशत बनी रहे, विद्रोह ना करें। और जैसे जैसे जलियांवाला बाग की जो खबर फैली कि जनरल डायर ने ऐसा कर दिया था, तो उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग जो है सड़कों पर उतर आए थे, हड़तालें शुरू हो गई थी और लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे थे। यानी कि अब जो है आम जनता और पुलिस की जो है लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी थी। लोगों ने क्या किया, सरकारी इमारतों पर हमला शुरू कर दिया था और सरकार ने इन कार्यवाही को कुचलने का रास्ता अपनाया। अब वो उनको ऊपर क्या करने लगी थी, कोड़े मारने लगी थी, उनको जेल में डालने लगी थी, उनको घिसट घिसट कर ले जाया जाने लगा था और चारों तरफ जो है हिंसा फैल चुकी थी। और इस हिंसा को देखते हुए महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था, क्योंकि गांधी जी तो अहिंसा का रास्ता अपनाते थे और इस हिंसा को देखते हुए उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया। भले ही रोलेट एक्ट एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी ये पूरे देश में नहीं फैला था, गाँव के अंदर नहीं फैला था। ये जो है रोलेट सत्याग्रह सिर्फ शहरों तक ही सीमित था और महात्मा गांधी चाहते थे कि आंदोलन जो है पूरे भारत में फैले। और उनको लगता था कि ये तभी फैल सकता है पूरे भारत में जब हिंदू और मुसलमान जो हैं इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि इनके इकट्ठे हुए बिना कोई भी आंदोलन नहीं चलाया जा सकता था। और उन्हें लगा कि खिलाफत का जो है मुद्दा उठाकर इन दोनों समुदायों को, हिंदू और मुसलमानों को नज़दीक लाया जा सकता है। पहले विश्व युद्ध में तुर्की की हार हो चुकी थी और ऐसी अफवाह फैली कि ऑटोमन सम्राट पर जो है सख्त संधि थोपी जाएगी। और खलीफा के समर्थन में 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। खिलाफत समिति का कब गठन किया गया था? 1919 में। और इसका नेतृत्व किया था मोहम्मद अली और शौकत अली ने। ये दोनों भाई थे और इन दोनों भाइयों ने महात्मा गांधी से चर्चा की, उनसे खिलाफत आंदोलन के समर्थन मांगा और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू करने की मांग रखी थी। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, असहयोग ही क्यों। असहयोग क्या होता है कि हम किसी का साथ ना दें, यानी कि किसी का सहयोग ना करें, तो वो असहयोग कहलाता है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज जो कब छपी थी 1909 में, महात्मा गांधी ने कहा था, इस बुक के अंदर उन्होंने क्या कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा था। अगर भारत के अंदर जो है भारत के लोग ब्रिटिश शासन का सहयोग नहीं करते, उनका साथ नहीं देते, तो ये ब्रिटिश शासन नहीं चल सकता था। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के अंदर जो है ब्रिटिश शासन ढह जाएगा, यानी कि ब्रिटिश जो है एम्पायर वो ख़त्म हो जाएगा और स्वराज की स्थापना अपने आप हो जाएगी। अब जो ये असहयोग का विचार था वो आंदोलन कैसे बन सकता था? गांधी जी ने कुछ सुझाव दिए कि किस तरीके से जो है हम असहयोग आंदोलन को चला सकते हैं ब्रिटिश शासन के खिलाफ। सबसे पहले जो है गांधी जी ने लोगों से अपील की कि वो सरकार द्वारा दी गई जो पदवियां हैं उनको लौटा दें।
पदवियां क्या होती हैं, जैसे सरकार को कोई किसी भी व्यक्ति का काम अच्छा लगा हो तो उन्होंने कुछ अवार्ड दिए थे, पदवियां उपाधि दे रखी थी। तो गांधी जी ने उन लोगों से अपील की कि इन पदवियों को जो है आप वापस लौटा दीजिए। जैसे कि अभी जो है किसान आंदोलन चला हुआ है, तो हमारे जो हरियाणा के स्पोर्ट्समैन हैं, इन्होंने अपने जैसे अर्जुन पुरस्कार है ये सरकार को वापस कर दिए हैं किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए। तो उसी तरीके से जो है उस टाइम पर गांधी जी ने अपील की कि जिस भी व्यक्ति को जो है सरकार ने उपाधियां दी हैं वो वापस सरकार को वापस कर दें, और जो कोई भी सरकारी नौकरी में है वो सरकारी अपनी नौकरियां छोड़ दे। सेना के अंदर हैं, पुलिस में हैं, अदालतों में जो वकील वगैरह हैं, विधायी परिषदों में हैं, स्कूलों के अंदर जो है स्कूलों को बंद करवा दे, स्कूलों से बहिष्कार कर दे, विदेशी वस्तुओं का जो है बहिष्कार करना चाहिए। तो गांधी जी ने ऐसी ऐसी उनके सामने जो है अपीलें रखी कि लोगों जो हैं जो सरकार द्वारा चीज़ें दी गई हैं उनको बहिष्कार कर दो, उनका यूज़ ही मत करो। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक यानी कि सविनय अवज्ञा अभियान भी शुरू किया जाना चाहिए। व्यापक क्या होता है, जिसको काफ़ी मात्रा में फैला हुआ हो। और 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं करते रहे। अब वो देश जगह जगह पर जाने लगे, लोगों को जो है आंदोलन के प्रति जागरूक करने शुरू कर दिया उन्होंने, और इस तरीके से पूरे भारत के अंदर जो है सहयोग आंदोलन फैला। आज का टॉपिक यहीं तक। आप लोगों को करना है नेक्स्ट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।